नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजस्थान गौ सेवा संघ की गौशाला कार्यकारिणी टीम ने सरकार से गौशालाओं की पट्टा और हाईटेक आत्मनिर्भर बनाने की मांग उठाई है। आपको बता दें, जहां अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के साथ व्यवस्थापक लक्ष्मण जी छाट ने दीपावली पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि देश में स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदे और पटाखे कम चलाए, जो पैसा बचे और उसे गौमाता के संवर्धन में लगाया जा सके, क्योंकि गौमाता की सेवा उत्तम सेवा है। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं के अनुदान में 15% वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बीते समय कांग्रेस सरकार 9 महीने का अनुदान देती है तो वर्तमान भाजपा सरकार से 12 महीने का करे, जिससे गौवंश के हरे चारे की कोई समस्या नहीं है। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला में विकास कार्य और अनुदान पर टीम के साथ विशेष चर्चा की है। क्या बातचीत हुई उनकी, आप भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं हैं उसको हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गौशालाओं को कम से कम उनकी जो कार्यकारिणी टीम है उनकी मांग है कि कम से कम 9, 10 और 11 महीने के लमसम हो गया कि अभी जो अनुदान है वो टस से मस नहीं हो रहा है। और इसके बारे में आज हम राजस्थान गौ सेवा संघ के अनूपगढ़ के अंदर लक्ष्मण जी जाट हैं संचालक, हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनकी जो राजस्थान गौ सेवा संघ है, गौशाला है, इसके अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और अनुदान है वो किस प्रकार आ रहा है। आइए जानते हैं उनकी जर्नी। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। थैंक यू। लक्ष्मण जी, कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और कब से इस गौ माता के अंदर आप अपनी सेवा दे रहे हो और किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं आ रही है गौशाला संचालन करने में आपको? साहब, वैसे तो ये हमारी राजस्थान गौ सेवा संघ 1954-55 से रजिस्टर्ड है जी। वो पहले शिकर में थी, फिर जयपुर चले गई और अपने अनूपगढ़ के अंदर 1962-63 से चल रहा है। जी जी। आप कब से सेवा दे रहे हो? मैं 2 जनवरी 85 से इस संस्था में आया था। पहले भदवाला था, फिर हनुमानगढ़, छतरगढ़, बीकानेर, रावला, खाजवाला और अब 28-30 साल से करीब अनूपगढ़। जी जी। तो इसमें कितने गौवंश है और बात करें विकलांग कितने हैं, अंधे कितने हैं और टोटल कितने गौवंश है, दुधारू पशु कितने हैं और बात करते हैं इनकम की, तो क्या स्रोत है गौशालों के पास? अपने इसके अंदर पर वर्तमान में 950 गोवंश पोषित हो रहे हैं जी। तो इसमें करीबन 8-10 पशु अपने विकलांग और अंधे हैं जी। और 47 गाय दूधारू हैं जिनमें 350 लीटर दूध प्रतिदिन होता है, जो 54 रुपये प्रति लीटर से बिक्री कर रहे हैं। जी जी। तो सर, बातचीत करते हैं कि समस्याओं की। वैसे तो देखा जाता है कि अपने घर पे 2 गायें आ जाती है उसको संभालना बड़ा असंभव सा हो जाता है, लेकिन आज 900 गायों का मेंटेनेंस कर रहे हो सर, और इसके अंदर मुसीबतें भी बहुत आती होगी, मुश्किलें भी बहुत आती, समस्या भी आती होगी। तो किन मुद्दों को न्यूज 21 चैनल के माध्यम से सरकार तक ये वीडियो पहुंचा है, जोराराम जी गोपालन मंत्री या गोपालन विभाग तक या आमजन तक पहुंचता है, किसानों के पास, हर वर्ग के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो किन समस्याओं को एनालाइज करना चाहोगे? हम साहब ये चाहते हैं, जैसे अपने यहाँ गोवंश है, कई बार जैसे साल में 2 बार नगर पालिका से भी गोवंश आ जाता है और अपने किसानों से भी, बाहर गांव से भी आते हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा गोवंश इकट्ठा हो रहा है वैसे चारे पानी की और सारी रखने में सुविधा में समस्या तो आती रहती है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई ये जो अनुदान मिल रहा है टाइम पे मिले और इनमें जो नियम हैं वो थोड़े सरल किए जाएं और व्यापारियों से, किसानों से भी डोनेशन करते हैं और अपने खेत से भी कुछ फसल का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी क्या समस्याएं आती रहती हैं। सर, बात करते हैं कि हजारों लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से राजस्थान के अंदर गौशालाएं हैं, लेकिन बात करें आवारा पशुओं की जो नुकसानदेही है तो सर वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। समय समय पर आपने भी ये देखा होगा, न्यूज के अंदर भी देखा होगा कि सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण हजारों लाखों एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे जवान मौतें हो रही है, हर वर्ग के लोग मर रहे हैं। तो सर, बात करते हैं अगर सरकार इसके अंदर आवारा पशुओं को गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, इसके लिए अलग से कोई प्रावधान किया जाए, उसके लिए अलग से थोड़ा फंड दिया जाए तो आवारा पशुओं को गौशाला में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कलेक्टर साहब की भी आज गाइडलाइंस जारी हुई कि आवारा पशुओं को गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, आपकी क्या राय रही? हम तो साहब ये चाहते हैं, खैर गौशाला है उनको गोवंश लेना ही चाहिए अगर सरकार सहायता देती है। और हम एक निवेदन ये भी करते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद हैं, उनको भी अपनी तरफ से गौशाला स्थापित करनी चाहिए और हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक गौशाला स्थापित होनी चाहिए, जिससे बाहर गांव की गायें और फसलें दोनों बच जाएं। और शहर में जो आवारा गोवंश घूम रहा है और कुछ गौशालाओं में और कुछ नगर पालिका की तरफ से गौशालाओं में पोषण होता रहे तो आमदन भी अच्छी तरह से ठीक रहेगा, गौ माता भी बच जाएगी।
सर बातचीत करते हैं सरकार की। तो कांग्रेस सरकार के अंदर कार्यकाल के अंदर गौशालाओं के अंदर अच्छा विकास हुआ था, देखने को मिला था। क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का अनुदान स्टार्टिंग हुआ था, उसके बाद में उन्होंने बढ़ा के उसको 6 महीने का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया, और उन्होंने शासन दिया था हमारी सरकार अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है हम 12 महीने का अनुदान करेंगे। और उन्होंने जो विकलांग गौशाला हैं उनके लिए ये प्रावधान किया भी था। अगर अब भाजपा सरकार बनी है, ये तो गौशालाओं की हितैषी मानी जाती है, मोदी सरकार है और भाजपा सरकार है, ये गौशालों से संबंधित अपने अच्छे विकास करने की श्रेणी को आगे बढ़ावा दिया जाता है। आपकी क्या राय रहेगी? हम तो साहब ये चाहते हैं, जैसे मोदी जी से भजनलाल जी से भी ये हर बार कहते हैं भाई हमारी डबल इंजन की सरकार है जी। और गाय के प्रति भी इनका रुझान, भाई ये गाय की हमारे लिए पूजनीय है, तो वैसे तो देश के लिए सभी के लिए पूजनीय है। और अपने पार्टी में नहीं जाकर हम तो यही चाहते हैं कि जैसे पहले 2244 दिया जाता था, फिर 25-50 किए गए, तो मैं सरकार से निवेदन चाहता हूँ कि भाई ये 100 रुपये बड़े गोवंश के लिए और छोटे के लिए 50 किए जाएं। और कुछ सरकारी योजनाएं जो विकास की योजनाएं हैं उनमें हर गौशाला को पट्टा देकर भूमि आवंटित की जाए। और गौशाला अनुदान के अलावा जैसे अपने दूसरी योजनाएं विकास निर्माण संबंधी, तो उनके लिए भी MP MLA की तरफ से दिया जाना चाहिए। सर बात करें आत्मनिर्भर, हर डिपार्टमेंट आजकल आत्मनिर्भर माना जाता है। सर बात करें आत्मनिर्भर के लिए, तो हर डिपार्टमेंट आत्मनिर्भर है, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है गौ माता के लिए ये आत्मनिर्भर नहीं है। इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयासरत हो आप? देखो साहब, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ तो जैसे जमीन होनी चाहिए और कुछ डोनेशन और कुछ सरकारी सहायता, तीनों मिलके अच्छा विकास हो सकता है। MP MLA को टैक्स भी देना चाहिए और कुछ प्रोडक्ट तैयार करके जैसे गौ नस्ल संवर्धन, जिसमें अच्छी बछड़ियाँ और गायें, और कुछ सरकार भी एक योजना चला रखी है भाई जो गाय गर्भित होगी उनमें ज़्यादातर बछड़ियाँ ही पैदा हों, क्योंकि ज़्यादातर नर गोवंश बढ़ने से सारा ये व्यवस्था खराब हो रही है। सर बातचीत करते हैं कि आपके पास 900 के लमसम गोमाता हैं, तो इसके रख रखाव के लिए और बात करें इसके लालन पोषण के लिए क्या समय समय पर डाला जाता है? और आसपास के जैसे MLA MP जिला प्रमुख प्रधान पॉलिटिक्स लोग हैं, क्या वो सहायता करते हैं या नहीं जी, कोई उनकी तरफ से तो कोई सहायता नहीं आ रही है। जैसे जमींदार, व्यापारी या कर्मचारियों के सहयोग से अभी 950 गोवंश पोषित हो रहा है, तो उनमें हर साल कुछ निर्माण, कुछ पहले किया हुआ है तो निर्माण करते रहते हैं, सबका सहयोग मिलता है। सरकारी योजना ऐसी कोई आई नहीं है। तो सर बातचीत करते हैं कि आजकल गौशालों के नाम पर आजकल लोग धांधलियां बहुत कर रहे हैं, करप्शन भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी फैल रहा है, और इसको एक देख रहे सेवा भाव से नहीं दे रहे हैं, इसको एक बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं। तो उनसे क्या सुझाव देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो साहब, मेरा सुझाव तो यही है कि एक तो गौशाला में जो हिसाब है वो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। बस जितना गोवंश है अपना उसी के हिसाब से टैगिंग करके और चिकित्सा व्यवस्था सुधार के और रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। अगर हिसाब साफ सुथरा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेट सेट अनुदान में हो सकते हैं, लेकिन जिन गौशालाओं का हिसाब किताब सही नहीं है उनमें रुकावट आएगी। अगर रिकॉर्ड सही है तो कोई रुकावट नहीं आएगी। सर हमने काफी गौशालाओं का कवरेज किया है, तो एक जो बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है कि गौशालाओं के नाम पर ये तो एक धर्म का काम है, ये सेवा भाव का काम है, लेकिन जो गोपालन विभाग या सरकार है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में बड़ी हार्डली सरलीकरण होना चाहिए इसके अंदर। ये आपकी क्या राय रहेगी? ये साहब ये चाहते हैं हम, जैसे अभी पहले तो लोकल स्तर में अधिकारियों से करा के फिर जिला स्तर पर, फिर उनको अपने जो IAS बैठे हैं सचिवालय में सेक्रेटरी साहब, उनको जो ये नियम सहायता निधि जो 2016 से चालू हुई है, इसमें नियमों में कुछ शिथिलता बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल नियम इतने हार्ड होने की वजह से अपने सारे गौशालाएं परिपूर्ण कागजात नहीं कर पाती। तो सर बातचीत करते हैं, मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि पहले भी मैंने ये सवाल आपसे किया था कि अगर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से वीडियो सरकार तक पहुंचता है, आज 900 गाय का प्रावधान आप कर रहे हो सर, 900 गाय, अगर 900 गायों में से 500 गाय दुधारू पशु हो, पहले भी मैंने ये बात रिपीट की थी, दुधारू पशु हो, इन पे अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार को बढ़ावा दिया जाए, तो इनकी खुद की अर्निंग हो सकती है। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाए, केंचुआ खाद बनाई जाए, और भी काफी ऐसे स्रोत है जिन पे आवक हो सकती है गौमाता को, और इनको अनुदान लेने की जरूरत ही नहीं है। आपकी क्या थिंकिंग रहेगी? हम तो साहब ये चाहते हैं, जैसे अगर ज़मीन है तो इनमें गोबर खाद डाल के ऑर्गेनिक फसल करनी चाहिए। गौमूत्र जैसे आजकल लोग पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं, तो उसके स्थान पर किसानों से मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि वे कम से कम कुछ 2-2, 4-4 पशु अपने घरों में पालें, बाकी गौशालाओं से संपर्क करके गोबर और गौमूत्र पर ध्यान दें,
तो अपनी ये जो ज़मीन भी बंजर नहीं होगी और फसलें भी अच्छी होगी और इनमें जहर की मात्रा कम हो जाएगी। सर आज दीपावली के पावन पर्व पर पूरा देश प्रदेश पूरा राजस्थान आपको देख रहा है सर। राजस्थान गौशाला संघ की तरफ से आप देशवासियों को, और सर जो आत्मघाती हमला हुआ था सर आतंकवादियों के अलावा, जब जम्मू कश्मीर में अलगाबाद के अंदर हुआ था, तो वो उसको लेकर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्या प्रयास, क्या कहना चाहोगे? हम तो देखो साहब यही करते हैं कि भाई सब जगह सुख शांति रहे और ये आतंकवाद है और ये आपस में लड़ाई झगड़ा द्वेष भावना ये नहीं रखनी चाहिए। अपने देश के विकास के लिए सबको एक मत से सबका सहयोग करना चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि देश में, विश्व में पूरे में खुशहाली बनी रहे। कर्मचारी, अधिकारी और अपने ये मीडिया वाले, किसान, व्यापारी और मजदूर वर्ग, सबसे मैं तो ये निवेदन चाहता हूँ स्वस्थ रहें और सुखी रहें। और दीपावली पे सर अभी एक मुद्दा और उठ रहा है कि पटाखे कम चलाओ, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण बहुत फैल रहा है, और कहीं ना कहीं ये मानव जाति के लिए और जो संरक्षण का काम कर रहे हैं, जैसे गौ माता के लिए, जो भी गौ माता है या और भी जानवर, उनके लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि रेडिएशन निकलता है, वायु प्रदूषण फैला, बीमारियां फैल रही है। आपकी क्या थिंकिंग है? मेरा विचार ये है कि साहब ये जैसे पटाखे वगैरह इन पे अच्छी तरह पूर्ण तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर यही राशि गोवंश के लिए जैसे कोई हरा चारा, स्वामणी, गुड़ दलिया खिला के और कोई किसी जन्मदिन पे और शादी विवाह पे या मृत्यु भोज न करके और इन गायों के प्रति ध्यान दिया जाए। और अब वर्तमान में इतने पटाखे चला रहे हैं जिससे प्रदूषण, पैसे की बर्बादी होती है। 10 से 15% इनमें बढ़ोतरी कर दी पटाखों में, ऐसा अखबारों में पढ़ रहे हैं हम। जी। तो इसलिए सभी से यही राय करता हूँ, तो और मेरे विचार रखता हूँ कि भाई कम से कम पटाखे चलाने चाहिए या पहली बार पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, दीपावली का पावन पर्व आ गया है और एक साल के बाद में, क्योंकि ये दीपावली का जो पावन पर्व है, ये है असत्य के ऊपर सत्य की जीत का एक बड़ा नमूना पेश किया गया था। इसके अंदर पूरे देशवासी बड़े प्रचंड के माध्यम से पूरे देश में दीपावली का त्यौहार है, पावन पर्व है, उस पर अपनी खुशियां मनाते हैं। लेकिन आपको हक है, आपको अधिकारपूर्ण है कि आप देश के अंदर दीपावली शांतिपूर्ण बड़ी धैर्य भाव से करिए, लेकिन जो पटाखे हैं उनका आविष्कार करिए, क्योंकि ये प्रदूषण और रेडिएशन का घर है। और बड़ी अच्छी शिक्षा दी है हमारे लक्ष्मण जी जाट हैं, वो जो राजस्थान गौशाला संघ के अध्यक्ष और संचालक हैं। और सर हमारे चैनल के अंदर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा। और आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं जिसमें गाय का भला हो सके और सबका भला हो सके। थैंक यू, जय हिंद सर।